बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गौतम में। दोस्तों, आज हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं आपके बीच। और आपने जितनी तैयारी की है, आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। उसको लेकर के हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी कैसी है और हमें अपनी जो भी आपका मार्क्स आएगा, अभी इस वीडियो में आप जितने भी प्रश्न आप सही कर पाएंगे, उसके द्वारा जो भी आपका मार्क्स आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर तरीके से हो सकी है और आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जरिए हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हमने कितना अध्ययन किया है, हमारे अंदर हम जो जितनी तैयारी किए हैं हम कितना बेहतर कर पा रहे हैं। आइए इस वीडियो के द्वारा हम स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो को पर कंटिन्यू रहिए और हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अभिकथन कहता है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये तो गलत है भाई। अगला कहता है कारण आर कहता है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारण ही उत्तरदायी होता है। ये भी गलत है भाई। वंशानुगत क्यों होगा? ये तो वातावरण का भी तो हो सकता है। इसलिए ऑप्शन दोनों आपका गलत है। आप देख लीजिए, जिस ऑप्शन में अगर दोनों गलत होगा तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होता है। साथियों, एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये 5 जनवरी 2022 का है और आप अपना हिसाब से देखते जाइए कि कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो साथियों, एक बात और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित तौर पर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर कुछ पूछने का हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हमारे समूह में जुड़ने का मौका मिले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न कहता है, 2 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल का के उपयोग का एक उदाहरण है। भाई, सूक्ष्म कौशल की चर्चा है तो आप जानते हैं कि सूक्ष्म कौशल जो होता है, आप जिसको आप मैं एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूँ। सूक्ष्म कौशल का मतलब होता है कि आपको एक छोटा स्वरूप, ठीक है। और दूसरा होता है एक स्थूल होता है। स्थूल का मतलब होता है आपका बड़ा, यानी बड़ा रूप उसका होता है। जैसे आपका जैसे ऑप्शन में दे रखा है दौड़ना, दौड़ना एक बड़ा रूप है, ये आपका स्थूल का रूप है। चलना, ये भी आपका बड़ा रूप स्थूल का रूप है। घसीट कर लिखना, ये लिखने की चर्चा है, यानी आपका चुटकी का काम हो रहा है, उंगली का काम हो रहा है, यानी सूक्ष्म कौशल का काम हो रहा है। और कूदना, कूदना आप बड़ा रूप है और स्थूल का रूप है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 3 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो ऑप्शन 1 कहता है कि एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है और काल्पनिक खेल के दौरान। ये तो गलत है। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। और तीसरा कहता है एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बनाता है। भाई, आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप निश्चित तौर पर आप टैग वर्ड यूज किया कीजिए, आप तभी आप सही कर पाएंगे। ज़्यादा प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। टैग वर्ड से आपको एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, अगर टैग वर्ड यूज करते हैं, यानी निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड के यूज करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप मैक्सिमम उत्तर आप सही कर पाएंगे। हम भी यूज करते हैं, टैग वर्ड का ही यूज करते हैं। अब बाकी जितना हम जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन टैग वर्ड हम ज़्यादा यूज करते हैं। टैग वर्ड के द्वारा हम मैक्सिमम उत्तर को सही कर पाते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में टैग वर्ड का जो है एक वीडियो बना दिया है और हो सके तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप अगले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने का होगा, बनाने का होगा, तो आप उस टैग वर्ड के द्वारा आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कर पाएंगे। तो आपको यही ध्यान देना, जैसे नकल करना है,
आपका नेगेटिव का पहचान है, आपका 1 नंबर ऑप्शन में दिया है। 2 नंबर तो ये पॉजिटिव है ही, और तीसरा कहता है कि तदनुसार जटिल प्रयोगों में, ये भी आपका नेगेटिव का पहचान है। और चौथा कहता है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल, ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो भैया यहाँ कह रहा है कि मध्य वाली अवस्था में आपका क्या होगा। ये तो आपका स्थूल, यहाँ चौथा कह रहा है स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे एक पेंसिल और ऐसी वस्तुओं को पकड़ना है। तो भाई स्थूल को तो ये तो स्थूल, ये कह रहा है पेंसिल और ऐसी वस्तुओं को पकड़ना, तो ये तो स्थूल का है नहीं, ये तो सूक्ष्म की बात है ना, ये सूक्ष्म की बात है। इसलिए आपका चौथा भी गलत हो जाता है। और मध्य वाले अवस्था की जो चर्चा है ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। ये तो मध्य बाल्यावस्था में आप समझ सकते हैं। मध्य बाल्यावस्था जब भी होगा आपका 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच का होता है मध्य बाल्यावस्था। और उस अवस्था में बच्चे जो है नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क भी कर सकता है उस अवस्था में। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न कहता है कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो भैया आप समझ सकते हैं फिल्मों विज्ञापनों से संबंधित है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये समाजीकरण की कौन सी संस्था हो सकती है। आप तो एक तो जान लीजिए कि ये तो प्राथमिक संस्था तो हो नहीं सकती है। जब भी आएगा आपका द्वितीयक ही आएगा। प्राथमिक तो आप जानते हैं प्राथमिक में परिवार आता है, प्राथमिक में पहला परिवार आता है, और द्वितीयक में आपका जैसे विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, यानी आपका जो भी है सब आपका द्वितीयक में आ जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका तो इसमें हो जाता है ये समूह। क्वेश्चन कहता है कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। ठीक है, ये समाजीकरण की मीडिया और संस्था के रूप में तथा डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो ये द्वितीय की भूमिका पर प्रकाश डालता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। और एक जो है मीडिया तो आपका सेकेंडरी है ही, लेकिन ये प्राथमिक जो दे दिया इसलिए आपका गलत हो गया। तीसरा कहता है स्कूल तो आपका द्वितीय है लेकिन एक प्राथमिक दे दिया इसलिए गलत है। चौथा कहता है स्कूल तो है, द्वितीयक भी है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि फिल्मों की चर्चा है, तो फिल्मों में तो आपका मीडिया आ जाएगा ना, स्कूल क्यों आएगा भाई। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न कहता है भाई कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। पूर्व संक्रियात्मक की चर्चा है, यानी पियाजे की है। तो आइए हम देखते हैं। अमूर्त सोच की क्षमता बिल्कुल नहीं आपका होगा, अमूर्त सोच की नहीं होगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता हो सकता है। दूसरों का नज़रिया लेने की क्षमता, भाई दूसरे को नज़रिया क्यों लेंगे। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता, ये भी नहीं होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 6 नंबर प्रश्न भैया कहता है कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत ज़रूरी है। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का आपका गतिशील और लचीला होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो है ना विद्यालय में पठन पाठन अच्छा होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। बाकी आप देख लीजिए संरचित अनम्य तो होगा नहीं, और सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी होगा नहीं, यांत्रिक व्यवहारवादी ये भी नहीं होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ भैया आपको एक बात और बताना चाहूँगा, वीडियो को आप लोग फास्ट मोड में देखिएगा, तभी आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आप स्लोली देखेंगे, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो को फास्ट मोड में देखिए। आइए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के विचार से, लेव वाइगोत्स्की की चर्चा है। लेव वाइगोत्स्की के विचार से संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। भाई संज्ञान भाषा से स्वतंत्र कैसे हो गया।
ये वाइगोत्स्की के अनुसार कैसे होगा? संज्ञानात्मक और विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, ये भी नहीं है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ये तो सही है भैया, ये आपका सही है, क्योंकि ये आपका हो जाता है पियाजे साहब के पियाजे के हिसाब से होता है, और ये भी आपका पियाजे के हिसाब से है। और संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। लेकिन आपका ऑप्शन भैया 3 सही है, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 8 कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? भाई वाइगोत्स्की के अनुसार भैया है तो सांस्कृतिक उपकरण तो आपका होगा ही निश्चित तौर पर। सामाजिक संपर्क, ये इसकी ज़रूरत तो है नहीं। संतुलन, सामाजिक संपर्क तो होगा भाई, वाइगोत्स्की है ना। आपका 1 नंबर 2 नंबर होगा। संतुलन आपका पियाजे साहब का है, ठीक है, पियाजे साहब का है। और पुरस्कार की जो चर्चा है ये कोहलबर्ग साहब का है, कोहलबर्ग साहब का है। इसलिए आपका ऑप्शन संख्या 1 और 2 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका ऑप्शन संख्या 3 नंबर आपका 1 और 2 है, इसलिए ऑप्शन संख्या 3 सही है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न कहता है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, ठीक है, उद्दीपन प्रक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। अगला कहता है पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है। बाल केंद्रित कक्षा में ये पुरस्कार और दंड पर क्यों होगा? ये भी नहीं होगा। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है, ये तो होता है। पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर होता है। और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय क्यों होगा? ये तो नेगेटिव है भाई, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भैया आप टैग वर्ड का यूज़ कीजिए, तभी आप कम समय में आप ज़्यादा प्रश्न सही कर पाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ टैग वर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिए, पिछली वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। टैग वर्ड के जरिए आप काफ़ी प्रश्न सही कर पाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा जो क्लास जो अभी चल रहा है, ये सिर्फ आपको ये देखना आपने अभी तक जितनी पढ़ाई की है, पढ़ाई के दौरान आप कितना सही कर पा रहे हैं, आपको ये देखा जा रहा है, ना कि आपको नॉर्मली तरीके से हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं। ये सिर्फ हम PYQ को कर रहे हैं, हमने जो तैयारी की है हमारी तैयारी कितनी बेहतर हो सकी है। आइए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की अपेक्षा करता है, ठीक है, उपेक्षा करता है, माफी चाहूँगा, उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? पहला ऑप्शन कहता है सजा और आज्ञाकारिता विन्यास, तो भाई इसमें कह रहा है ना, ये तो होगा ही। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बिल्कुल नहीं। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ये भी नहीं। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये भी नहीं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न कहता है कि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग की क्षमता डैश कहलाती है, डैश बुद्धि की विशेषता है। भाई आप समझ सकते हैं कि आपका जो है हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, तो और भाषाई का उपयोग, ये तो भाषाई हो जाएगा ना, प्रकृतिवादी होगा ना, स्थानिक होगा ना, अंतर्वैयक्तिक होगा, इसलिए भाषाई बुद्धि की विशेषता है, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐसा लिखा हुआ है भैया, क्वेश्चन को ही देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शन संख्या यही सही होगा। आइए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है, निगेटिव में है, आपको ध्यान देना है, निगेटिव टैग को यूज करना है। आप पिछले वीडियो में मैं फिर से कह दूं,
पिछले वाला वीडियो जो टैग वाला जो डाला गया है उस निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, तभी आप जो हम बार बार कहते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन है चाहे नेगेटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव टैग वर्ड यूज करना है चाहे नेगेटिव टैग वर्ड यूज करना है, अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये प्रश्न कह रहा है नेगेटिव में है, तो नेगेटिव वाला टैग को यूज कर देख करके हम सही क्वेश्चन को हम पकड़ पाएंगे। आइए प्रश्न ऑप्शन कह रहा है कि अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार। बिल्कुल नहीं भाई, गैर मौखिक कहाँ से आ गया? मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें। मतभेदों के बीच मतभेद कहाँ से चर्चा है? विविध शैक्षिक मतभेदों का प्रयोग करें। और चौथा कहता है छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। ये तो बिल्कुल सही बात है कि छात्र के अंदर जो भी कमी है उसको एक शिक्षक का काम है कि उसकी कमी को पहचाने और उन्हें ठीक करने के लिए उसका एक चरण को अपनाएं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 13 कहता है कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वो बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। क्या दर्शाता है भाई? आप समझ सकते हैं, रूढ़िवादिता की बात कह रहा है कि इसमें आप जान रहे हैं कि ये सारे तो होगा नहीं, पक्षपात तो होगा नहीं। रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता ये कहता है कि आप लड़का हो, लड़का का काम लड़का ही कर सकता है और लड़की का काम लड़की ही कर सकता है। लड़का पैसा कमा सकता है, लड़की घर में बैठ के खाना बना सकती है, जबकि ऐसी नहीं है। ये एक रूढ़िवाद धारणा है। ठीक है, जेंडर का रूढ़िवाद धारणा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न कहता है कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ये तो गलत है क्योंकि यहाँ केवल लगा हुआ ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पॉजिटिव में, और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में हो तो क्वेश्चन ऑप्शन भी आपको पॉजिटिव वाला ही आपको चूज करना है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में हो तो निश्चित रूप पर आपका नेगेटिव ही आपको चूज करना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या आप जो पढ़ रहे हैं 14 नंबर प्रश्न का, तो ये पॉजिटिव में बता रहा और ये ऑप्शन पहला दे रहा है केवल लगाओ। केवल हो, रटना हो, चाहे ही लगा हुआ है, तुलना हो, ये सारे नेगेटिव की पहचान है। आप वीडियो को जरूर देखना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। बिल्कुल सही बात है। सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें। भाई सीधे कहाँ हैं हम सीधे क्यों करें भाई? उसका एक निश्चित क्रम होता है, एक क्रम के द्वारा करेंगे तभी हम सफलता हासिल कर पाएंगे, नहीं तो फिर हम आगे जाके हम डगमगा जाएंगे। आइए हम अगला है स्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर देना। भाई आपको बताया ना अभी जस्ट, तुलना एक निगेटिव के पहचान है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होता है। आइए हम अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न आगे भैया। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। और चौथा कहता है बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। आपको एक बात और भैया बताना चाहूँगा कि आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन को देखना जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा ना तो निश्चित रूप आपका मैक्सिमम उत्तर सही होता है, इसलिए आपका इसका जो चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही होता है। और आप क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो दिया है ये भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में ही सारी बात कह रहा है। ठीक है, बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है। आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जब भी प्रश्न आएगा इनमें से सभी वाला रहता है वो भी आपका मैक्सिमम उत्तर सही होता है। बाकी आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ इनमें से सभी नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि ऑप्शन के हिसाब से वो मिलता जुलता है या नहीं, और क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं या हल्का समझ पा रहे हैं
लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सबसे बड़ी है, तो बड़ी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, बड़ी लाइन वाला आपका मैक्सिमम उत्तर आपका सही होता है। चलिए आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर प्रश्न कहता है कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। ठीक है, तो पहला है अभिभावक स्कूलों की ज़रूरतों के अनुसार, दूसरा है स्कूल जो है छात्र की ज़रूरतों के अनुसार, बिल्कुल छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, भाई छात्र स्कूल की ज़रूरत क्यों करेगा, स्कूल छात्र की ज़रूरत को कर सकता है। अगला है छात्र शिक्षक की ज़रूरत के अनुसार, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन संख्या आपका 2 सही है। ठीक है, समावेशी व्यवस्था ये कहता है स्कूल जो है छात्र की ज़रूरत के लिए होता है, ना कि छात्र स्कूल की ज़रूरत के लिए। ठीक है, इस आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि समावेशी व्यवस्था जो होता है या समावेशी विद्यालय या इस विद्यालय जब भी होता है, स्कूल जो जब भी होता है छात्र की ज़रूरत के लिए होता है, छात्र की ज़रूरत के अनुसार ही स्कूल होता है। ठीक है, आपको इतना ध्यान में रखना है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर प्रश्न कहता है भाई कि वो छात्र जिन्हें डैश है, वह छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्कीय घात, दूसरा कहता है गुणज वैकल्प, तीसरा कहता है पठन वैकल्प, और चौथा कहता है गतिमान दिव्यांगता। आप समझ सकते हैं भैया, ये गुणज जो है ना डिसकैलकुलिया है, गणित से संबंधित बीमारी है। पठन वैकल्प ये डिसलेक्सिया है, ये भी आप समझ रहे हैं, और यहाँ पढ़ने की अक्षमता की चर्चा है, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या 3 सही होता है। आप इसको अच्छी तरह से भली भांति जान पा रहे हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा भैया 18 नंबर प्रश्न कहता है सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना, ये तो बहुत ही गलत बात है, कोई भी शिक्षक का ऐसा काम नहीं है। इन छात्रों को एक अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए, ये भी बात है। अलग क्यों करेंगे, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, मानकीकृत एक निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19 नंबर भैया प्रश्न कहता है कि विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। ये नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सामग्री का प्रस्तुतिकरण, ये सही है। संचार और अभिव्यक्ति, ये भी सही है। सूचना के दृष्टिकोण, ये भी सही। शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, ये तो गलत बात है। रूढ़िबद्धता तो आप जानते ही हैं कि एक धारणा है और बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है कि जो लड़का करेगा लड़की नहीं कर सकती, सभी के लिए सभी काम होना चाहिए। नेगेटिव आपका ऑप्शन है और नेगेटिव आपका ऑप्शन भी, नेगेटिव प्रश्न है और नेगेटिव आपका ऑप्शन भी होना चाहिए। चौथा नंबर आपका ऑप्शन सही होता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा 20 नंबर भैया प्रश्न कहता है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। यहाँ नेगेटिव है। उपयुक्त इमारती ढांचा, ये तो सही है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ये भी है। और अनिवार्य शिक्षा विशेष, ये तो नहीं होना चाहिए भाई। उपर्युक्त तकनीक सुविधा, ये तो है, इसलिए आपका नेगेटिव में है। अनिवार्य विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा क्यों, 3 नंबर आपका ऑप्शन सही होता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर भैया प्रश्न कहता है कि बच्चे किस तरह सीखते हैं, बच्चे किस तरह सीखते हैं, पढ़कर, बिल्कुल सही बात है। सुनकर, ये भी है। देखकर, क्रिया कर, ये चारों तरीके से सीखता है बच्चे। तो पढ़ के भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं, और कुछ जो खुद से करके भी सीखते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या 4 सही है। ये तो आपको बस ऐसा ही आप समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक अभिकथन आ गया भाई। अभिकथन ये कहता है कि
यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। बिल्कुल सही बात है। तर्क आर कहता है अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने के लिए विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। सही विकल्प सुने ये भाई, ये भी तो सही है, इसलिए यह ऑप्शन संख्या आपका एक सही है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है व्याख्या करता है ए की। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा भैया 23 नंबर प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक को उनके गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो हो क्या होना चाहिए, अस्पष्ट, बिल्कुल गलत बात है। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। अत्यंत जटिल, बिल्कुल गलत बात है। अर्थहीन, ये भी गलत बात है। आपका ऑप्शन संख्या 2 सही है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो है प्रश्न संख्या 24 आ गया। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। निराशा का तो बिल्कुल नहीं। अभिसारी, उत्तर बिल्कुल नहीं। अपसारी होना चाहिए। अभिसारी भैया आपको मैं फिर से बताऊँ, अभिसारी एक छोटा स्वरूप होता है। आप जैसे कहते हैं, आपका क्या नाम है, आपका नाम वही है, ठीक है। जो आपसे हमने प्रश्न किया कि आपका क्या नाम है, तो नाम आप बता दिए, पवन हो, सुमन हो, चाहे जो भी हो, आपने बता दिया। अगर बताया जाए कि आपका नाम कैसे पड़ा ये नाम, तो तरीका तो कई तरीके से हम बता सकते हैं। इसलिए अभिसारी का मतलब एक उत्तर और अपसारी का मतलब होता है कई उत्तर। तो एक शिक्षक को, यहाँ प्रश्न कहता है एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो बढ़ावा दे। अभिसारी नहीं, अपसारी की बात है, अपसारी होना चाहिए। यहाँ कह रहा है अभिसारी, ठीक है। अपसारी सोच होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब मात्रा रटन तो आप जानते ही गलत, इसलिए ऑप्शन संख्या 3 सही है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 25 नंबर प्रश्न कहता है कि समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है, क्या है। यांत्रिक, बिल्कुल नहीं। व्यवहारवादी, ये भी नहीं। निष्क्रिय, ये भी नहीं। सामाजिक। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार सीखना एक प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 26 नंबर प्रश्न भैया कहता है, अभिकथन में है कि अभिकथन एक कहता है एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आर कहता है समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती है और समालोचना चिंतन को बढ़ावा देती है। ये भी सही भैया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, क्योंकि आपका दोनों कथन सही है और मतलब जो है आर जो सही व्याख्या कर रहा है ए का, ठीक है। आइए हम फिर से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 27 कहता है कि छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना, प्रचारित करना। ये तो गलत है, ये नेगेटिव निर्मित, ये पहचानना आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए हम प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि अधिगम में काफ़ी सुधार करता है। अधिगम में काफ़ी सुधार करता है क्या। माफ़ी चाहूँगा, क्वेश्चन आगे बढ़ गया। क्वेश्चन है छात्रों में भय का भाव, छात्रों में भय का भाव है, अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है। ये भय जो शब्द है ये आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। अधिगम के लिए आवश्यक है, गलत बात है। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं, प्रभाव पड़ता है भाई। अगर भय रहेगा तो प्रभाव पड़ेगा। अधिगम में काफ़ी सुधार है, ये भी नहीं। अगर भय रहेगा सुधार कैसे होगा, उससे तो दिक्कत होगा, हानि होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, ठीक है। आइए हम 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर हमारा भैया प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है। योग्यता की चाह होनी चाहिए, प्रसिद्धि की चाह, ये भी नहीं। धन की चाह, ये भी नहीं। सत्ता की चाह, ये भी नहीं। ऑप्शन संख्या आपका 1 सही है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। हमारा 30 नंबर प्रश्न भैया आ गया है। तो ये प्रश्न कहता है कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। आप हतोत्साहित एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है।
तो आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और छात्रों को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, गलत बात है। और संपत्तियों की समझ को महत्व देना, ये आपका दोनों है, लेकिन दोनों में आपका ऑप्शन जो बेहतर है भैया, आपका ऑप्शन संख्या 4 है। आपको बेहतर ढूंढना है। अगर दो ऑप्शन, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में रहे, अगर दो ऑप्शन आपका पॉजिटिव भी रहे, तो आपको दोनों ऑप्शन में जो बेहतर आंसर होगा उसको आपको चूज करना है। ठीक है, आइए अब तो ये आखिरी प्रश्न, हमने 30 प्रश्न को कर लिया है। भैया आप लोग को इतना बताना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इससे हमको मोटिवेट मिलता है कि भैया आपके लिए हमने इतनी जो मेहनत करी है, मेहनत से हमको ये खुशी मिलती है कि आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और हाँ, आपको इतना बताना चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आपके साथ इस समूह में जुड़ के प्रिपरेशन करने का मौका मिले, उनको भी तैयारी करने का मौका मिले, उन्हें भी कुछ सीखने को मौका मिले। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ मौका मिले और समूह में जुड़कर कुछ सीखें। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।